हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोग बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, आज से इतिहास की क्लास प्रारंभ हो रही है। हम लोग इतिहास एकदम जीरो लेवल बेसिक से एकदम पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। साथियों, इतिहास को एकदम आसानी और अच्छे से और एकदम शुरू से समझने के लिए यूपी बोर्ड के इतिहास की पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीईआरटी की तरह ये भी एकदम सरल, रोचक और व्यवस्थित तरीके से लिखी गई हैं। आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 6 की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ साथ जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज के अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं। कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। इतिहास में जो हमें तिथियां मिलती हैं, ईसवी या ईसा पूर्व, उन तिथियों का निर्धारण कैसे हुआ। कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ तो मानव किन किन चीज़ों पर लिखता था। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज के अध्याय में जानेंगे। देखिए, परिवार की पुरानी बातें हमें दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी, रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे, क्योंकि पहले ना तो टीवी थी, ना तो रेडियो थे, ना समाचार पत्र थे, ना पत्रिकाएं थे। तो पहले के लोगों की हमें अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो कैसे करेंगे। हजारों वर्ष पहले लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी हमें देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। आइए आगे समझते हैं कैसे पता लगाते हैं। पहले के जो मानव थे उनके समय का कैसे पता लगाएंगे, उनके रहन सहन का पता कैसे लगाएंगे, उस समय की सभ्यता कैसी थी, इन सब चीज़ों का पता कैसे लगाते हैं। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार और औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन्हीं वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोद कर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत अर्थात इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला, वह समय जिससे संबंधित कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती है उसको पूर्व या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा, वह समय जिससे संबंधित लिखित सामग्री मिलती है लेकिन उन लिखित सामग्रियों को पढ़ा नहीं जा सका है, उस काल को आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा वह समय जिससे संबंधित लिखित सामग्री मिली है और उनको पढ़ा भी जा सका है, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। आगे देखते हैं हम लोग। प्राचीन काल में जब मानव ने लिखना शुरू किया तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों टुकड़ों पर भी लिखता था। ताड़पत्र क्या होता था? ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते जिन पर मानव लिखता था पहले। भोजपत्र भुर्ज नामक पेड़ की छाल। ताम्रपत्र तांबे के पतले व चपटे टुकड़े। स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर लिखे पत्र। शिलालेख पत्थर के चट्टानों पर लिखे लेख। जब कागज़ की खोज नहीं हुई तो मानव इन्हीं सारी चीज़ों पर अपनी बातों को लिखता था। आइए समझते हैं पुरातत्व किसे कहते हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं और उसके द्वारा निर्मित मंदिर और इमारतों के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है और इनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती हैं। इतिहास के जानने के स्रोतों या साधन इस प्रकार हैं। देखिए, इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो 2 प्रकार के स्रोत हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, एक आपका हो जाता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हो जाएगा
साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मुद्राओं का अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो हमारे साहित्य हैं, जैसे धार्मिक साहित्य हो जाएंगे, जैसे ग्रंथ, वेद हो गया, महाभारत, रामायण, इन सब का अध्ययन करते हैं। अभिलेख, यह अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी के उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्रोत हैं। ये जो अभिलेख है ये अशोक का रुम्मनदेही का अभिलेख है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में कुछ बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो आइए इसके शिलालेखों की कुछ बातों को हम लोग देवनागरी लिपि में समझते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो चित्र बने होते थे इनका अर्थ देवनागरी लिपि में दे होता था, इसका छोटा आ और इसका गा होता है। ठीक है, अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है? अभिलेखों से बहुत सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। अभिलेखों से उस समय के राजा की जानकारी मिलती है हमें, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसकी जानकारी मिलती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में दूसरा हमारे सिक्के व मोहरें होती हैं। देखिए, प्राप्त सिक्कों से तात्कालिक शासक का नाम, उसके समय का पता चलता है। सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा सिक्कों की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। यह एक सिक्का आप देख सकते हैं। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे कह रहे हैं, इन सिक्कों को देखकर आप क्या क्या पता कर सकते हैं? इन सिक्कों को देखकर हम इसके तत्कालीन शासक का नाम जान सकते हैं और उसके समय का पता कर सकते हैं। सिक्कों की बनावट से उस समय की कला का हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस समय की कला शैली क्या थी। इस सिक्के में प्रयुक्त धातु से हम लोग पता कर सकते हैं कि उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी। बने चित्रों को देख के पता लगा सकते हैं। अगर राजा का चित्र बना है तो राजा कैसा रहा होगा, जैसे इस पर कुमारगुप्त का चित्र बना है घोड़े के साथ, तो हम लोग कह सकते हैं कुमारगुप्त एक अच्छे घुड़सवार थे। तो इन सब सारी चीज़ों का हम लोग पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं मुहर। ठीक है, ये देखिए एक प्रकार की मुहर है। ये हड़प्पा कालीन मुहर है जो कहाँ से, मेसोपोटामिया से मिली है। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा वासियों का संबंध, जो व्यापारिक संबंध था, वो मेसोपोटामिया वालों के साथ था। देखिए, धौलावीरा एक गुजरात में जगह है और यहाँ से हमें हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए स्तूप देख लेते हैं। सारनाथ स्तूप। देखिए, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे धमेक स्तूप का भी बोला जाता है और इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो पुरातात्विक स्रोत में आप देखेंगे आपके शिलालेख हो जाएंगे, फिर मुहरे सिक्के हो जाएंगे, स्मारक हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं और इससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, अब साहित्यिक स्रोत में जैसे देख लेते हैं ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े एवं लकड़ी की पट्टी पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से हमें पूर्व के लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हम लोग कुछ पुस्तकों के नाम देख लेते हैं। जैसे धार्मिक साहित्य में वेद हो गया, रामायण एवं महाभारत, जैन बौद्ध साहित्य एवं जातक कथाएं। देखिए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। देखिए, वेद जो होते हैं इनको अपौरुषेय बोला जाता है। इसका अर्थ होता है कि इन वेदों की रचना किसी ने नहीं की है, लेकिन हम लोग संकलनकर्ता के रूप में महर्षि कृष्णद्वैपायन को जानते हैं। कहा जाता है वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन है। अब उनको ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे, इसकी कहीं जानकारी नहीं मिलती है। तो साहित्यिक स्रोतों में वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे हमें सभ्यताओं की जानकारी मिलती है, मानव जीवन की जानकारी मिलती है। दूसरा हो जाता हमारा रामायण एवं महाभारत। देखिए, रामायण की जो रचना की वाल्मीकि ने की है और महाभारत की वेद व्यास ने की है। इनसे हमें महाकालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है, महाकाव्यकालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है।
अगले जो धार्मिक साहित्य में जैन एवं बौद्ध साहित्य होते हैं, देखिए जैन साहित्य जो होते हैं उनको आगम कहा जाता है, और जो बौद्ध साहित्य होते हैं उनको त्रिपिटक कहा जाता है। इन सब से हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब धर्मेतर साहित्य, जिसे अर्थशास्त्र हो गया, राजतरंगड़ी हो गई। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है, और इस पुस्तक से हमें मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की पता चलता है। राजतरंगड़ी, इसकी रचना कल्हड़ ने की है। राजतरंगड़ी से हमें 11वीं शताब्दी में कश्मीर की स्थिति कैसी थी, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी देखे जाते हैं, जैसे मेगस्थनीज हैं, इनकी पुस्तिका इंडिका से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समाज, उस समय की तत्कालिक समय की जानकारी मिलती, कैसा था उनका। फाहियान जो गुप्त काल में आए थे, इन्होंने भी अपना यात्रा विवरण दिया है। इस यात्रा विवरण से हमें गुप्त काल से संबंधित बातों का पता चलता है। हुएनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आए थे, इनका भी यात्रा वृत्तांत पढ़ने को मिलता है, और इनके यात्रा विवरण से हमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से हमें तात्कालिक इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार या पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं, तथा राजा, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी देते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म, उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। कौन पहले कौन बाद, अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन पहले कौन बाद, अर्थात जब पुरातत्व या इतिहासकार कोई चीज़ खोजते हैं तो उसमें कौन पुरानी है कौन नई है, कैसे इसका हम लोग पता लगाएंगे। देखिए, जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं। इस चित्र को देखिए, जैसे एक चित्र है, ठीक है, इसमें 4 स्तर बने हुए, इसमें कैसे पता चलेगा कौन सबसे नया है कौन सबसे पुराना है। देखिए, किसी भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। और जब इस टीले की खुदाई की जाती है तो उसके सबसे निचला स्तर जो होता है उसे सबसे पुराना माना जाता है, और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं, और सबसे ऊपर का जो स्तर होता है उसको सबसे नया माना जाता है। आइए देखते हैं इतिहास में तिथियाँ। इतिहास में कुछ तिथियाँ जैसे ईसा पूर्व होती हैं और ईसवी होती हैं। ईसा पूर्व का तात्पर्य ईसा मसीह जो ईसाई धर्म प्रवर्तक थे, उनके जन्म से पहले का समय को ईसा पूर्व बोला जाता है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है। AD लैटिन भाषा के 2 शब्द एनो डामनी से बना है। AD का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष का समय, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईसवी या AD का प्रयोग करते हैं। अभिलेख क्या है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। स्तूप क्या होते हैं? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्रायः सभी स्तूप के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके
अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। पुरास्थल किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं पुरास्थल कहलाते हैं। ये पुरास्थल प्रायः ऐसे जगह मिलते थे जहाँ पर जल के स्रोत होते थे, जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र, इन सब के किनारे पुरास्थल पाए जाते थे। आइए कुछ चीज़ों को और जानते हैं और भी जानिए। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। देखिए, संग्रहालय क्या होता है? ऐतिहासिक वस्तुओं को जहाँ सुरक्षित रखा जाता है उसको संग्रहालय बोलते हैं। यह ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का क्या है? स्थान है। धर्मेतर साहित्य जो होते हैं वो धार्मिक साहित्य से भिन्न होते हैं, इन्हें धर्मेतर साहित्य कहते हैं। ठीक है, आइए नीचे कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इनका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों लिखते थे? देखिए, प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र, इन सारी चीज़ों पर अपने अभिलेख लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि तब कागज़ की खोज नहीं हुई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? पाठ में हमने सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख या रुमनदेही अभिलेख के बारे में जाना, जिसमें बताया गया है लुम्बिनी के उपज का 1/8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायता करते हैं? इतिहास लेखन में सिक्के या अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिक्कों से हमें राजा के समय की जानकारी, उसके बारे में जानकारी, सिक्कों की बनावट से हमें उस समय की कला की जानकारी, सिक्के में प्रयुक्त धातु के आधार पर उस समय की आर्थिक स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास जानने के पुरातात्विक एवं साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। देखिए, इतिहास जानने के जो पुरातात्विक स्रोत हैं इनके अंतर्गत हम लोग अभिलेख, मुहर, सिक्के, स्मारक, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम लोग धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य एवं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को देखते हैं, उनके विवरण को देखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग इसका दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।